start and liftoff of the SpaceX Falcon 9 rocket, adding to the International Space Station access for future American rockets. And Falcon has cleared the tower. सोचो, तुम्हें रोज कोई बच्चा एक मैथ्स का सम सॉल्व करने के लिए चैलेंज कर रहा है। पहले तो तुम 3-4 दोस्ती बैठे होते हो और तुम आपस में ही चैलेंज करते हो और तुम उस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते। फिर पूरी क्लास के आगे वो तुम्हें चैलेंज देता है एक मैथ सम सॉल्व करने का और तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाते। कितना गंदा फील होगा ना, कितना इंसल्टेड फील होगा। सोचो, यही चीज इलॉन मस्क के साथ हुई और इससे बहुत ऊंचे स्केल पर, जब पूरी दुनिया फैल्कन 9 के लॉन्च का इंतजार कर रही थी। पहला लॉन्च बुरी तरह फेल हुआ, दूसरा लॉन्च फिर से फेल हुआ, तीसरा लॉन्च 1 साल बाद पूरी तैयारी के साथ जुटकर पूरी टीम आगे आई और तीसरा लॉन्च तो 1 मिनट में ही फेल हो गया और बुरी तरह बर्स्ट हुआ पूरा रॉकेट। Impact chill has begun. T+2 minutes. Altitude 32 kilometers. Speed 1 kilometer per second. Downrange distance 13 kilometers. Data coming back shows vehicle on course, on track. सिर्फ इतना ही नहीं, सोचो, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही दोस्त तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से गिरा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम डिफरेंट चीजें ट्राई करना चाहते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी सोच थोड़ी सी क्रेजी है, थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स है। ये सब हुआ है इलॉन मस्क के साथ एंड उनकी स्टोरी क्रेजी से ज्यादा प्रॉब्लम से भरी है। एंड ऑनेस्टली अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं होता, तो लेट मी टेल यू, दिस इज द स्टोरी यू नीड टू हियर आउट। क्योंकि अगर इस पूरी दुनिया में जो सबसे अमीर आदमी है उसकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, तो भाई तुम्हारी जिंदगी में तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ऑनेस्टली ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ तुम्हें एक केस स्टडी के थ्रू इलॉन मस्क की स्टोरी बताना चाहती हूँ एंड ये स्टोरी उनका बचपन और उनके स्टार्टअप्स को कवर करने की कोशिश करेगी। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर दो भर भर के और बता दो कमेंट में अगर तुम्हें पार्ट 2 भी चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जून 28, 1971 में साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया नाम के शहर में उनका जन्म हुआ। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का कैपिटल है और वहां पर उस समय अपार्थीड सिस्टम बहुत ज्यादा हाइक पर था। अपार्थीड सिस्टम बेसिकली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए होता है। ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था। उनको गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती थी। सेम रूल्स नहीं थे, सेम कुछ भी नहीं था उनके लिए एंड ये बहुत ज्यादा बुरा लॉ था और इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। उनके फादर साउथ अफ्रीकन थे एंड उनकी मॉम कैनेडियन थी। 10 साल की एज में उनके पापा ने उनके लिए पहला कंप्यूटर ला के दिया, कोमोडोर VIC-20 एंड वो कंप्यूटर पाके तो वो जैसे ऐसे हो गए जैसे बच्चे के हाथ में नया खिलौना आता है और वो एक्साइटेड हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो गए। उस कंप्यूटर के साथ एक मैनुअल भी आई थी। उस मैनुअल से उन्होंने पूरा कंप्यूटर सीख लिया और 12 साल की एज में उन्होंने पहली वीडियो गेम बनाई। वो वीडियो गेम भी स्पेस थीम्ड थी एंड यही नहीं, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 12 साल की एज में उन्हें ये भी पता था कि ये वीडियो गेम को मैं बेच सकता हूं और इससे पैसे कमा सकता हूं। बिजनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो उन्हें पता थी, जो आज के बच्चे यानी हम बहुत ज्यादा लैक करते हैं। हम टेक्नोलॉजी तो सीख लेते हैं बट हम टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज क्रैक करने के लिए सीखते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम उन टेक्नोलॉजी से क्या ऐसा वैल्यूएबल प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो इस दुनिया में कोई चेंज लाए। एंड ऑनेस्टली हमें टेक्नोलॉजीज को उसी लिए ही सीखना चाहिए। अगर तुम अपने इंटरव्यूअर को भी ये बताओगे ना कि तुम्हारे किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के पीछे मोटिवेशन है टू बिल्ड समथिंग गुड, टू बिल्ड समथिंग वैल्यूएबल, तो तुम्हारा इंटरव्यूअर भी तुम्हारे से खुश होगा। भाई टिप्स दे रही हूँ, ले लो, इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं मैंने। 12 साल की एज से ही वाज दैट स्मार्ट कि उन्हें पता था कि भाई इसका तो मैं बिजनेस करूंगा, ये गेम मैंने बनाई, इससे मैं कमाऊंगा एंड दैट इज समथिंग जो मेरा दिल जीत गया।
उनका बचपन आसान नहीं था। इंट्रोवर्टेड थे, शाय थे, हमेशा किताबों में पड़े रहने वाला बच्चा होता है वो थे, और उन्हें बहुत बुली किया जाता था। कई बार तो वो बहुत पिटकर घर आए। एक बार तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाने की नौबत आ गई थी। इलॉन मस्क अपने बहुत इंटरव्यूज में बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही अपार्थाइड सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग वाटरलू हाउस प्रिपरेटरी स्कूल से करी। उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में। 17 साल की एज में उन्होंने फैसला लिया कि वो साउथ अफ्रीका में नहीं रहेंगे। ऐसा फैसला लेने के वो 2 रीजंस बताते हैं। नंबर 1, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम की वजह से व्हाइट मेल्स के लिए कंपल्सरी हो गया था मिलिट्री ज्वाइन करना आफ्टर देयर स्कूलिंग, एंड ही डिडंट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ अपार्थाइड सिस्टम। ही क्लियरली अपोज्ड अपार्थाइड सिस्टम, एंड ये बात वो बार बार मेंशन करते हैं इवन दो वो एक व्हाइट अफ्रीकन थे। उन्होंने इसलिए भी छोड़ दिया अफ्रीका क्योंकि उन्हें लगता था कि उस समय अफ्रीका में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, चाहे टेक से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो या बिजनेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हो। इसलिए उन्होंने कनाडा में शिफ्ट कर लिया। उनकी मॉम भी कैनेडियन थी, तो उनके लिए शिफ्ट करना और मेंबरशिप लेना बहुत ज्यादा आसान था। 1989 में वो क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ाई करी उन्होंने 2 साल के लिए, और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। वहां पर उन्होंने एक साथ 2 डिग्रीज करी, बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स एंड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि बिजनेस के साथ साथ उनका टेक्नोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, तो डुअल इंटरेस्ट वो लेकर चल रहे थे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील तुम कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर तुम्हें बिजनेस के बेसिक्स पता है वो तुम्हें जॉब में भी हेल्प करेगा, बिकॉज बिजनेस इज अ पर्सनैलिटी। तो वो पर्सनैलिटी तुम्हें जॉब में भी बहुत हेल्प करने वाली है। क्वींस यूनिवर्सिटी में वो अपनी पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से भी मिले। वो हमेशा से स्टैनफोर्ड में पढ़ना चाहते थे। फाइनली 1995 में उन्हें स्टैनफोर्ड में पीएचडी के लिए एडमिशन मिला, और उनका पहला दिन बहुत अच्छा गया, और दूसरे ही दिन उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। हाँ, स्टैनफोर्ड से उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया 2 दिन के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो अपना फर्स्ट वेंचर, अपना फर्स्ट स्टार्टअप, अपना फर्स्ट कंपनी स्टार्ट करने वाले थे, जिस कंपनी का नाम था Zip2। उनके कजन्स और उन्होंने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट करा। ये कंपनी 1995 में स्टार्ट हुई थी, और इस कंपनी का सिंपल काम था, वो तुम्हें डायरेक्टरीज और मैप्स दिखाएगी बिजनेसेस के जो भी लोकल एरिया में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सैलून जाना है तो मैं सर्च कर लूंगी सैलून, और मुझे उसका मैप मिल जाएगा जो भी मेरे नियर बाय सैलून होगा। बट क्योंकि उस समय इतना ज्यादा इंटरनेट पे नहीं गए थे बिजनेसेस, तो उन्होंने न्यूज़पेपर्स को चुना, बिकॉज न्यूज़पेपर्स ऑलमोस्ट इंटरनेट बेस्ड हो गए थे, उन पर जाना बहुत इजी था। मस्क की ये सोच थी कि इस बिजनेस को न्यूज़पेपर से स्टार्ट तो करा है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट बिजनेसेस में फैलाना है। उन्होंने अपनी फैमिली से लेकर $28,000 में ही इस बिजनेस को स्टार्ट करा। थोड़े ही टाइम बाद उनको बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की डील मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर्स की डील भी उनके हाथ में आ गई। थोड़े ही टाइम बाद उन्हें वीसीज ने फंड करा, $3 मिलियन का फंड, एंड वो उनका पहला फंड था जो किसी भी कंपनी में मिला होगा। थोड़े ही टाइम में ये खुशी दुख में बदल गई जब वीसीज ने अपनी प्रॉब्लम सुनाई, क्योंकि उस समय इलॉन मस्क सीईओ थे कंपनी के। तो वीसीज ने साफ डिसइंटरेस्ट शो करा कि वो इलॉन मस्क को सीईओ बनते नहीं देखना चाहते, वो सीईओ को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था इलॉन मस्क सिर्फ 24 इयर्स के एंड ही इज टू यंग फॉर दिस पोजीशन। एंड उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि इलॉन मस्क इंजीनियरिंग हेड थे, तो भाई जाओ इंजीनियरिंग करो, जाओ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट पे फोकस करो, सीईओ पोजीशन छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। असलियत में तो इलॉन मस्क की सोच से उन्हें प्रॉब्लम थी, क्योंकि इलॉन मस्क सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे, उनके गोल्स बहुत एम्बिशियस थे, वो बहुत ऊंची सोचते थे। इस बात से उनके वीसीज को प्रॉब्लम थी और वो सेफ खेलना चाहते थे। वीसीज ने उन्हें एज अ सीईओ रिप्लेस कर दिया, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज रियली हार्ट ब्रोकन। वो चीज ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा कि मेरी ही कंपनी, जिसको मैंने इतने दिल से बनाया, सींचा, इसको हम प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं एक पेड़ की तरह, जैसे वी ग्रो ट्रीज, उस प्यार से, उस बेबी होता है एक स्टार्टअप हमारे लिए, और उसी स्टार्टअप में जो मैं करना चाह रहा हूं मुझे नहीं करने दिया गया और मुझे एज अ सीईओ ही रिप्लेस कर दिया। 1999 में कॉम्पैक्ट ने Zip2 को खरीद लिया।
और उसे $34 मिलियन में बेचा गया, जिसमें से 7% इलॉन मस्क का हुआ, दैट इज $22 मिलियन। एंड उसी साल यानी 1999 में ही इलॉन मस्क ने एक नया वेंचर स्टार्ट करा। यू नो, वो रेस्टलेस तरीका, वो नेवर गिव अप, लेट्स गो इनटू समथिंग एल्स, वो वाला जो उनका बिहेवियर या उनके खून में है ना, वो जो तड़प है कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, दैट तड़प इज सो इंस्पायरिंग। ऑनेस्टली जब मुझे लगता है ना कि यार मैं थक गई हूँ, आज ये 2 क्वेश्चन मुझसे नहीं होंगे या आज ये 2 चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे इस स्टोरी की याद आती है एंड आई गेट अप अगेन। 1999 में उन्होंने अपने दूसरे वेंचर की शुरुआत करी, जिसका नाम था X.com। X.com एक ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम था। सोचो, 1999 में ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम की सोच कितनी अब्रप्ट और कितनी क्रेजी सोच है उस समय। वो समय सोच रहे हो ना तुम, 1999 की बात कर रही हूं मैं। उस समय ये आइडिया सोच पाना अपने आप में बहुत क्रेजी है। तब भी उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बैंक्स बहुत ज्यादा सेफ फील नहीं कर रहे थे ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, उन्हें डर लग रहा था। उस समय साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए उनको ट्रस्ट प्रॉब्लम हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें यह भी शक था कि पब्लिक भी इस चीज को इतनी जल्दी अडॉप्ट ना करे और इसी चीज में डरे और उन्हें ट्रस्ट ना हो ऑनलाइन सिस्टम पे। जब X.com ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई कर रहा था, तब एक और कंपनी कॉन्फिनिटी, जो पीटर थील और मैक्स लेवचिन ने चलाई थी, वहां पर एक बड़ा कंपटीशन आया। दैट वाज पेपैल। पेपैल वाज आल्सो एन ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांसफर सिस्टम। क्योंकि वो ऑलरेडी एक जानी पहचानी कंपनी का था, तो लोगों ने उस पर बहुत जल्दी ट्रस्ट करा, बैंक्स ने भी उस पर ट्रस्ट करा और बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल हो गया। उस समय मास्टर स्ट्रोक खेला गया, पेपैल और X.com मर्ज हो गए। क्योंकि X.com के पास बहुत तगड़े इंजीनियर्स थे और पेपैल के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज, तो इसलिए उन्होंने हाथ मिला लिया और वो बहुत बड़ी कंपनी बन गए। उन्होंने नाम पेपैल ही रखा बिकॉज पेपैल ऑलरेडी फेमस था एंड उसकी ब्रांड वैल्यू थी, और X.com और पेपैल मिलकर बन गए PayPal.com। बट यहां पर भी उनकी जिंदगी में शांति नहीं थी। ब्रो गॉट नो चिल। यहां पर भी उनकी पीटर थील के साथ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई। इलॉन मस्क सीईओ तो थे, बट वो विंडोज में बहुत पोटेंशियल देख रहे थे और वो चाहते थे कि सारे सिस्टम विंडोज पर अपडेट हो जाए। बट पीटर थील ऐसा नहीं चाहते थे। इस चक्कर में दोनों के बीच में बहुत टाइम तक डिस्कशन हुई और कोल्ड वॉर हुआ। आफ्टर सम टाइम, जब इलॉन मस्क हनीमून पर गए हुए थे, उनके पीछे से सारे बोर्ड मेंबर्स ने उनको वोट आउट करके सीईओ की पोजीशन से हटा दिया। फिर से वही हुआ जो पिछली बार हुआ था, उन्हें सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया क्योंकि वो एब्रप्ट सोचते हैं, वो डिफरेंट सोचते हैं, वो कुछ एम्बिशियस गोल्स अपने साथ लाते हैं, वो बड़ा सोचने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए उनको सीईओ की पोजीशन से हटा दिया गया और इसको तो इलॉन मस्क अपनी बैक पे एक स्टैब बोलते हैं। वो इसे आज भी एज अ स्टैब ही कंसीडर करते हैं और ये उनकी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी जो उस समय क्रिएट हुई। थोड़े ही टाइम बाद ईबे ने पेपैल को यूज करना शुरू कर दिया अपनी सारी पेमेंट्स के लिए, और उसके बाद ईबे ने $1.2 बिलियन में पेपैल को एक्वायर कर लिया। पेपैल के मैक्सिमम स्टॉक होल्डर अभी भी इलॉन मस्क ही थे, इसलिए इलॉन मस्क को मिले $180 मिलियन। ये सारी कहानी 2002 में हुई और उसी साल सबसे बड़ी कंपनी स्टार्ट करी इलॉन मस्क ने। ये आदमी, ये बंदा किसी भी प्रॉब्लम से रुकता नहीं है भाई। ही कम्स बैक स्ट्रॉन्गर एंड मोर एग्रेसिव। जितनी बार कोई एक आइडिया उनका छूटा है, अगली ही बार वो उससे तगड़ा आइडिया लेकर आया। एंड उसी साल उन्होंने स्टार्ट करी हम सबकी फेवरेट कंपनी SpaceX। कितना क्रेजी है ये सपना कि ह्यूमंस मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनेंगे। क्यों रहना है अर्थ पे? मार्स पे भी जाओ, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जाओ, घूम के आओ, ठंडा पी के आओ, कुछ खाना खा के आओ। ये सोच कितनी क्रेजी है कि हम डिफरेंट प्लैनेट्स पे बहुत आराम से ट्रैवल कर सकें। आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो भी ये बहुत कम लोगों में दम है कि वो ये प्रॉब्लम सोच सकें और इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करने लगे। सिर्फ काम नहीं, उन्होंने अपने $100 मिलियन से कंपनी स्टार्ट करी। मेन प्रॉब्लम जिसका वो सोल्यूशन निकाल रहे थे वो 2 थी। नंबर 1, कॉस्ट रिडक्शन। किसी भी रॉकेट या स्पेस शटल को बनाने का जो कॉस्ट था वो बहुत बहुत ज्यादा था, एक्सट्रीमली ज्यादा था।
और ऐसे में कभी भी मास प्रोडक्शन नहीं हो सकती थी रॉकेट्स की, और कभी भी हर कोई मल्टी प्लैनेटरी मोशन में नहीं आता। ऐसे में हर कोई मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज नहीं बन पाता और सिर्फ कुछ ही लोग वहां जा सकते। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अगर एक बार तुमने कोई रॉकेट को यूज कर लिया तो तुम उसे दोबारा यूज ही नहीं कर सकते। दे आर नॉट रीयूजेबल। एंड ये दो प्रॉब्लम्स का इलॉन मस्क सोल्यूशन ढूंढने निकले। दोनों ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ट्राई करा उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च करके, फैल्कन 9। यस, वही था उनका पहला रॉकेट लॉन्च। फैल्कन 9 का एक सिंपल सा मिशन था, उसे लो अर्थ ऑर्बिट पर पहुंचना था। अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट का डायग्राम मैं लगा दूंगी, ध्यान से देख लेना। वहां पर पहुंचना था एक सिंपल सा हल्का सा पेलोड लेके। एंड मार्च 24, 2006 का ही वो दिन था जब रॉकेट पहली बार अपनी उड़ान भरने वाला था। पूरी दुनिया की नजर उस रॉकेट पे थी क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी एक रॉकेट लॉन्च कर रही थी। सिर्फ पूरी दुनिया की नहीं, पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की भी नजर उसी रॉकेट पर थी और रॉकेट ने उड़ान भरी। 30 सेकंड बाद रॉकेट बुरी तरह एक्सप्लोड हो गया, बुरी तरह आग पकड़ ली रॉकेट ने। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंजन के थ्रू फ्यूल लीक हो गया। हर कोई मायूस हो गया, हर कोई अपसेट हो गया, पर फिर भी इलॉन मस्क ने बोला कोई बात नहीं, मैं हूं ना, दोबारा करते हैं, दोबारा स्टार्ट करते हैं और हम दोबारा इस चीज को कर लेंगे। अगले ही साल मार्च 21, 2007 में दोबारा उन्होंने फैल्कन 9 को लॉन्च करा, बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होके, जोश भर के, और खड़े हो गए सब कि भाई अब तो हमारा रॉकेट पहुंचेगा। और ऐसा ही हुआ। फर्स्ट स्टेज तो रॉकेट ने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली, पर सेकेंड स्टेज आते ही उस रॉकेट में आग ही नहीं लगी, रॉकेट इग्नाइट ही नहीं हुआ, रॉकेट ने फायर ही नहीं पकड़ी और सब हैरान हो गए उसे देखकर। ऐसा दो रीजंस की वजह से हुआ। फ्यूल ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर का इम्बैलेंस हो गया। जिस मिक्सचर से फ्यूल में आग लगती है वो ही मिक्सचर इम्बैलेंस था। और दूसरा, प्रेशर इनसफिशिएंट था, जिस वजह से आग लगी ही नहीं, फायर कैच ही नहीं हुई और बुरी तरह से वो लॉन्च भी फेल हो गया। मैं आपसे पूछती हूँ, आपके साथ अगर ये हुआ होता, क्या आप में हिम्मत होती तीसरी बार दोबारा ट्राई करने की? इतना पैसा, इतना एफर्ट्स करवाने के बाद, इतनी चीजों के थ्रू जाने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, क्या आप में हिम्मत होती दोबारा ये सब करने की? रॉकेट लॉन्च तो छोड़ दो, कुछ छोटा सा ही देख लो, वो मैथ्स वाला ही देख लो। अगर तुम्हें मैं मैथ्स की एक दूं, पूरी क्लास के सामने चैलेंज दूं प्रॉब्लम का, और तुमसे वो सॉल्व नहीं हो रहा और तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, पूरी क्लास हंस रही है तुम पे, क्या तुम में दम होगा तीसरी बार मेरे को बोलने का कि भाई दोबारा ला मैथ्स चैलेंज? इलॉन मस्क में दम है। अगेन एक साल बाद अगस्त 3, 2008 को वो दोबारा आ गए, तीसरी बार लॉन्च लेके। जिद होती है ना, पागलपन वाली जिद। आज नहीं हुआ कल करूंगा, कल नहीं हुआ परसों करूंगा, परसों नहीं हुआ तरसों करूंगा, पर जब तक नहीं होगा मैं करता रहूंगा। बट ये थर्ड लॉन्च बहुत ज्यादा सीरियस था क्योंकि ये उनकी लास्ट चांस थी फंडिंग लेने की। पैसे कितने ही बर्न करोगे यार तुम? $3 मिलियन ही बचे थे उनके बैंक अकाउंट में। ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी कंपनी एंड उनको फंड्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत क्रूशियल था ये थर्ड लॉन्च। सब लोग भगवान से प्रे कर रहे थे, सब खड़े हुए थे कि इलॉन मस्क इस बार जीतेगा भाई, इस बार तो ये पहुंचेगा ही। एंड रॉकेट उड़ा। 1 मिनट के अंदर अंदर बुरी तरह आग पकड़ ली और एक्सप्लोड हो गया। इस बार भी एक्सप्लोड हो गया बुरी तरह, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर उसकी बैंड बज गई। इस बार भी फ्यूल लीक की वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हुई और हर किसी का मुंह उतर गया। उस दिन तो सिर्फ इलॉन मस्क ने नहीं, पूरी दुनिया ने शोक मनाया। लेकिन इलॉन मस्क ने हार तब भी नहीं मानी भाई। ये बंदा इतना क्रेजी असलियत में है। नेवर गिव अप का अगर तुम्हें कोई इससे बेटर एग्जाम्पल मिलता है ना तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं मान जाऊंगी तुम्हें। इससे बेटर नेवर गिव अप का कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। किसी तरह से यूएस गवर्नमेंट को फंड्स के लिए मनाया इलॉन मस्क ने और किसी तरीके से कंपनी को सरवाइव करवाया, और थोड़े ही टाइम बाद बंदा 4th लॉन्च के लिए भी रेडी हो गया, खड़ा हो गया, भाई लाओ 4th लॉन्च, हम 4th लॉन्च करने आ गए। इस बार तो लोग हंस रहे थे कि भाई अब फिर से आ गया, थकेगा नहीं क्या तू, जा भाई घर जाके सो जा। बट ही वाज स्टैंडिंग देयर 4th लॉन्च के लिए खड़े हुए थे।
कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था, बट ही न्यू कि फोर्थ लॉन्च चलेगा और नहीं भी चला तो फिफ्थ कर दूंगा। ये इस टाइप का कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। नहीं चल मत चल, कोई नहीं, दोबारा करूंगा। एंड फोर्थ लॉन्च के टाइम रॉकेट उड़ा, और रॉकेट सिर्फ उड़ा ही नहीं, सक्सेसफुली LEO तक पहुंचा भी, लो अर्थ ऑर्बिट तक। और वो पहला सक्सेसफुल रॉकेट बना जो कि एक प्राइवेट कंपनी ने भेजा था, एंड उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। टेस्ला, मुझे पता है ये तुम सबकी फेवरेट है क्योंकि इसकी गाड़ियां इतनी कूल है भाई। अब तो ड्रीम कार बन चुकी है टेस्ला का। कितने लोग हैं जिनसे मैं पूछती हूँ क्या तुम्हारी टेस्ला ड्रीम कार है, वो कहते हैं यस, टेस्ला बहुत अमेजिंग कार है। एंड टेस्ला को ओरिजिनली इलॉन मस्क ने फाउंड भी नहीं किया था, ही वॉज एन इन्वेस्टर। एंड जब उनके सामने रोडस्टर, जो उनका पहला प्रोटोटाइप था, वो दिखाया गया, ही वॉज ट्रूली अमेज्ड। इवन दो इलॉन मस्क ने उसे फाउंड नहीं किया था, बट इलॉन मस्क ही उसके पीछे की सक्सेस का बहुत बड़ा रीजन है। टेस्ला कार बहुत अमेजिंग थी क्योंकि वो 0 से 60 की स्पीड सिर्फ 4 सेकंड में ही पकड़ लेती थी। उसके साथ साथ वो डिजाइन में बहुत अच्छी थी, वो फीचर्स बहुत अच्छे देती थी, और वो इलेक्ट्रिक भी थी। इलॉन मस्क का तो जैसे दिल आ गया पहली बार में ही प्रोटोटाइप देख के, एंड ही वाज ऑल इन। टेस्ला बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स की वजह से इशू में थी। नंबर 1, उसका मास प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, बहुत सारा प्रोड्यूस वो कर ही नहीं पा रहे थे। और नंबर 2, वो अफोर्डेबल बिल्कुल भी नहीं थी। एंड इन 2 प्रॉब्लम्स की वजह से ही सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी टेस्ला में। टेस्ला में मेन काम बैटरीज का था, और बैटरी प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा डिग्रेडेड थी उस समय, तो बैटरीज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। टेस्ला ने एक के बाद एक कैश बर्न करा क्योंकि वो मास प्रोडक्शन करना चाहते थे। $55 मिलियन तो इलॉन मस्क ने अपनी सेविंग से भी डाले हैं टेस्ला में, और एक पॉइंट पे टेस्ला बैंकक्रप्ट होने वाली थी, पूरी तरीके से बैंकक्रप्सी छूने वाली थी टेस्ला। और उसी समय गेम चेंज हो गई। मॉडल S लॉन्च के साथ पूरी गेम चेंज हो गई। टेस्ला ने मॉडल S गाड़ी को लॉन्च करा और वो गाड़ी एक सेंसेशन की तरह फैल गई। उस गाड़ी के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिले फेस करना पड़ा इनिशियली, बट वो गाड़ी एक सेंसेशन थी, और उस गाड़ी की वजह से बहुत सारी फंडिंग मिली टेस्ला को, और टेस्ला आज सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है। इतनी बड़ी कि बाकी की जितनी भी कंपनीज है वो उसे छू भी नहीं पा रही, उसके स्टॉक्स और उसकी सक्सेस को। एक न्यू कंपनी ने बड़ी बड़ी मोटर कंपनीज को हार दिला दी। ये पावर है अगर तुम बार बार ट्राई करते रहो। और वो बैटरी प्रॉब्लम, उस बैटरी प्रॉब्लम के लिए तो एक नई फैक्ट्री क्रिएट कर दी इलॉन मस्क ने, गिगा फैक्ट्री, जो बैटरीज की प्रोडक्शन पे पूरी तरीके से फोकस थी। भाई कोई भी प्रॉब्लम ले आओ ना उसके पास, ही विल क्रिएट अ कंपनी फॉर यू। आओ कंपनी बनाते हैं। वाओ, कितनी तगड़ी सोच है भाई। जब बैंकक्रप्ट होने वाली थी टेस्ला, तब इलॉन मस्क ऑफिस के फ्लोर्स पर सोया है। पूरी दिन रात पागलों की तरह उसने काम करा है, और पूरे इंजीनियर्स और वहां पे काम करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा उसने मोटिवेट और इंस्पायर करा है काम करने के लिए और अपना फुल देने के लिए। और भी बहुत सी कंपनीज इलॉन मस्क ने फाउंड करी। टेस्ला के साथ साथ उन्होंने सोलर सिटी भी फाउंड करी। सोलर सिटी अफोर्डेबल बनाने के लिए सोलर एनर्जी को और मास प्रोड्यूस करने के लिए। आज सोलर सिटी टेस्ला का ही एक पार्ट है। उन्होंने न्यूरालिंक जैसी क्रेजी कंपनी भी बनाई। न्यूरालिंक बेसिकली आपके BMI को देखती है, ब्रेन मशीन इंटरफेस। न्यूरालिंक बेसिकली AI की मदद से आपके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक कर देगी। ओपन AI में भी उन्होंने को फाउंड करा, विच इज अ नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो ChatGPT तुम यूज करते हो, वो ओपन AI का ही एक प्रोडक्ट है, और ये जनरेटिव AI का एथिकल यूज करने के ऊपर है। He has also opened the Boring Company. बेसिकली ट्रैफिक से प्रॉब्लम थी उन्हें बहुत ज्यादा, और ट्रैफिक का सोल्यूशन उन्होंने अगेन एक कंपनी निकालना सोचा, द बोरिंग कंपनी, जो बेसिकली अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्ट बनाएगी, अंडरग्राउंड टनल्स बनाएगी जिससे बहुत ज्यादा फास्ट ट्रांसपोर्ट हो जाए। इतनी ज्यादा क्रेजी स्टोरी है। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, ओपन AI को बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं, तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, तभी पता चलेगा मुझे। सिर्फ देख के भागो मत, और सब्सक्राइब कर दो यार।
85% मेरी ऑडियंस सब्सक्राइब नहीं करती, मुझे सिर्फ देख के चली जाती है। वैसे कोई बात नहीं, तुमने देख लिया ना, बस तुम समझ जाओ, कोई नहीं, मत करो सब्सक्राइब, नहीं करना ना, इट्स ओके, मत करो, कोई बात नहीं। ऑल्सो अगर तुम्हें बुक रिव्यू चाहिए बहुत डिटेल्ड, जिसमें मैंने एक एक बुक के बारे में एक एक चीज बहुत तमीज से बताई है, तो मैं वीडियो लगा देती हूँ, जाकर देख लो। और न्यू सेटअप डाला है, बताओ कैसा लग रहा है? लग रहा है थोड़ा बहुत प्रोफेशनल, या वही लग रहा है कि भाई ऐसे ही है? ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो का कोई आइडिया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, तुम्हारे आइडिया के हिसाब से बनाना मुझे अच्छा लगता है। बाय।